परमवीर विजेता विक्रम बत्रा। कौन थे विक्रम बत्रा? शेरशाह विक्रम बत्रा। कौन थे विक्रम बत्रा? ये दिल मांगे मोर, किसने दिया था ये नारा? और तत्कालीन जनरल वीपी मलिक ने कहा था कि अगर ये लड़का शहीद ना होता तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारत का सेना प्रमुख होता। कौन थे विक्रम बत्रा? क्या है उनकी पूरी कहानी? सारी की सारी बातें, उनके देशभक्ति की बातें, देश के लिए मर मिटने की बातें, देश के लिए दुश्मनों की जान लेने की बातें, और अंतोगत्वा अंत में भारत माता के लिए, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले विक्रम बत्रा। सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा मैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। वीडियो मुश्किल से 15 मिनट का होगा, पूरा का पूरा वीडियो देखेगा। विक्रम बत्रा जिनको परमवीर चक्र मिला, विक्रम बत्रा जिन्हें शेरशाह कहा जाता है, बचपन से लेकर के और भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद होने तक की सारी जो देशभक्ति की बातें हैं, जो उनका स्कूलिंग है, जो उनका नौकरी है, वो आपको बताने वाला हूं। पालमपुर एक जगह है, वहां पर घुग्घर एक गांव है। 9 सितंबर 1974 को, 9 सितंबर 1974 को बत्रा परिवार में जी बत्रा और कमल बत्रा जी के दो बेटे होते हैं, जुड़वा बेटे। दोनों की उम्र में सिर्फ 14 मिनट का अंतर था, 14 मिनट का। बड़े बेटे का नाम रखा जाता है लव और छोटे का नाम रखा जाता है कुश। भगवान राम के जैसे दो बेटे थे, लव और कुश। जो लव थे उनका स्कूल में नाम था विक्रम बत्रा, और जो कुश थे उनका नाम था विशाल बत्रा। दोनों की स्कूलिंग होती है पालमपुर केंद्रीय विद्यालय से। और जो बच्चे या जो लोग पालमपुर के बारे में जानते होंगे उनको पता होगा कि पालमपुर का जो केंद्रीय विद्यालय है वो आर्मी कंटोनमेंट के एरिया से घिरा हुआ है। मतलब आप स्कूल जाते हुए, आते हुए, स्कूल में बैठते हुए आपको आर्मी के जवान वहां दिखते हैं, आर्मी की चीजें दिखते हैं। और ये सच है कि जो सैनिक स्कूल के बच्चे होते हैं, जो सैनिक स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ये जो आर्मी कंटोनमेंट एरियाज के आसपास जिनका घर होता है, उनके अंदर देशभक्ति का एक अलग ही जुनून होता है। उसका कारण होता है कि वो आते जाते बार बार उन चीजों को देखते हैं, तो उनके अंदर एक अलग ही जोश और जुनून होता है। यही सेम था विक्रम बत्रा के साथ में। स्कूलिंग करने के बाद में विक्रम बत्रा साहब का सिलेक्शन हुआ था मर्चेंट नेवी में। उनकी 1997 में, 1997 में उनकी सैलरी थी 1 लाख रुपए पर मंथ से भी ज्यादा। उनकी पोस्टिंग हो रही थी हांगकांग में, उनको हांगकांग भेजा जा रहा था। सब कुछ तय था, बस ज्वाइन करना था। अपनी मां से ज्वाइनिंग के 3-4 दिन बाद उन्होंने कहा कि मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं करना चाहता। जैसे ही उन्होंने बोला, घर में एक अजीब सा माहौल हो गया। भाई 1997 में 1 लाख रुपए से भी ज्यादा मंथ की सैलरी, और कोई इंसान मना कर दे कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, वो भी मुश्किल से 23 साल का लड़का, कितनी बड़ी बात थी। पिताजी ने पूछा, मां ने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने बताया कि मेरा सपना है मैं आर्मी में जाऊं, देश का नाम रोशन करूं और ऐसा कुछ कमाल करूं जो मेरे जाने के बाद भी, गुजरने के बाद भी पूरी दुनिया के मुंह में मेरा नाम रहे। घर वालों को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुनकर बहुत खुश हुए, उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अगर आपका सपना है तो बिल्कुल हम नहीं चाहते कि आप मर्चेंट नेवी में जाइए, आप अपना सपना पूरा कीजिए। बस फिर क्या था, शुरू होती है विक्रम बत्रा से, लव से लेकर के लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की कहानी, कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी, और शेरशाह विक्रम बत्रा की कहानी, और अंत में परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा की कहानी। 1997 में इनका सिलेक्शन होता है। 1997 में सिलेक्शन होने के बाद में उनका 6 दिसंबर 1997 को ओथ सेरेमनी होता है। ओथ सेरेमनी हुआ, और ओथ सेरेमनी की इनके जो छोटे भाई हैं विशाल बत्रा, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल में बड़ा ही फनी इंसिडेंट शेयर किया था कि जैसा कि मैंने बताया कि विक्रम बत्रा, विशाल बत्रा दोनों जुड़वा भाई थे, सिर्फ 14 मिनट का अंतर था। दोनों का फेस लगभग एक जैसा लगता है, 98% के आसपास सेम है। दो भाइयों का फेस जुड़वा है तो सेम होता ही है। उन्होंने बताया कि जब वो ओथ सेरेमनी में गए थे अपने भाई के मम्मी पापा के साथ में, तो वहां पर एक लड़की थी, उसने देखा कि यार आधे घंटे बाद ओथ सेरेमनी होने वाली है और ये विक्रम अभी तक सिविल ड्रेस में घूम रहा है, जो कि वो विशाल बत्रा थे। बाद में थोड़ी देर बाद विक्रम बत्रा साहब भी आ गए यूनिफॉर्म में पूरा। भाई ओथ सेरेमनी पूरा तरीके से सिस्टमैटिक होती है, तो वो सरप्राइज हो गई कि ये चल क्या रहा है। पहले सिविल ड्रेस में था, फिर एकदम से यूनिफॉर्म में आ गया। वो कंफ्यूज थी। बाद में उनको बताया गया कि ये दोनों जुड़वा हैं, ट्विंस हैं, और ये काफी फनी इंसिडेंट था। ये विशाल बत्रा साहब ने एक यूट्यूब चैनल में इंटरव्यू देते हुए बताया है। ये देन उसके बाद में इनकी 17 जेके राइफल्स में पोस्टिंग होती है, वो उनको अलॉट किया जाता है।
आपको पता है कि ये सब चल ही रहा था और इसी टाइम पे 1999 में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में एक लड़ाई चालू होती है जिसे कारगिल युद्ध कहा जाता है, कारगिल वॉर कहा जाता है। जो कारगिल युद्ध है, कारगिल वॉर है, आपको पता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बहुत ही भयावह बड़ा खतरनाक युद्ध था। उस समय पर विक्रम बत्रा साहब को यूपी के शाहजहांपुर में भेजा जा रहा था। देन उसके बाद में ऑफिशियल लेटर उनके पास जाता है कि उनको तुरंत कैसे भी करके वापस जल्दी से कारगिल जाना है। वो कारगिल जाते हैं, 1 जून को कारगिल उनको बुलाया जाता है। उनके साथ के एक जवान है रघुनाथ सिंह साहब, उन्होंने बताया कि जब ये कारगिल गए तो पहले इनको 6-7 दिन के लिए एक ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है, जो ऑक्सीजन लेवल है, उसको मेंटेन करना, उसके साथ में कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल काम होता है। 6 से 7 दिन का इनको ट्रेनिंग दिया गया और 6-7 दिन का ट्रेनिंग देने के बाद में इनको एक मिशन पे लगाया गया, पूरा समझाया गया क्या माहौल है, क्या जानकारी है, क्या इंफॉर्मेशन है। उसी समय पर एक पहाड़ी है जिसका नाम सुना होगा आपने, तोलोलिंग पहाड़ी। तोलोलिंग पहाड़ी का नाम आपने सुना होगा। आपको पता है कि जो तोलोलिंग पहाड़ी है, इतनी महत्वपूर्ण पहाड़ी है हिंदुस्तान के लिए कि पाकिस्तानी वहां पर कब्जा करके बैठे थे। और वहां पर कब्जा करने का मतलब आप फोटो में देख रहे होंगे, तोलोलिंग पहाड़ी में कब्जा करने का मतलब है कि आप 15 से 20 किलोमीटर एरिया तक नीचे जितने भी लोग होंगे उनको आप टारगेट बना सकते हैं। तोलोलिंग पहाड़ी बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन समस्या यह थी कि हजारों मीटर की ऊंचाई और वहां पर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था और ऊपर बैठा था दुश्मन हथियार लिए हुए, मतलब नीचे से जाना कुल मिला के सीधे सीधे गोली खाना था। लेकिन आपको पता है कि 13 जून को 18 ग्रेनेडियर, 2 राजपुताना राइफल ने अपनी जिम्मेवारी को पूरा किया और 13 जून को तोलोलिंग पहाड़ी पर कब्जा कर लिया। और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, बहुत बड़ी जीत थी। तोलोलिंग की पहाड़ी, तोलोलिंग की पहाड़ी पर कब्जा होने के बाद में अब हिंदुस्तान की जो सेना थी, हिंदुस्तान के जो जवान थे, उनके पास एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पहाड़ी थी जिसका नाम था 5140 पहाड़ी। जो 5140 पहाड़ी है वो क्यों इंपॉर्टेंट थी? वो इस कारण से इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जो 5140 पहाड़ी है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था, 5140 पहाड़ी का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये था कि 5140 पे जो दुश्मन बैठा हुआ था वो लगभग 30 से 35 किलोमीटर के एरिया को कब्जा कर रहा था। और 30 से 35 किलोमीटर इतने इंपॉर्टेंट एरिया थे हिंदुस्तान के लिए कि सेना की सारी एक्टिविटी पर दुश्मन की नजर थी। और 5140 पहाड़ी जो है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस कारण से भी है क्योंकि यहां पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। लगभग आधा किलोमीटर का चढ़ाई था, 500 मीटर की चढ़ाई थी। और वो जो चढ़ाई थी माय डियर 80 डिग्री का एंगल था, उसके साथ में 80 डिग्री का एंगल था। बहुत मुश्किल, बहुत टफ काम था। इसके लिए जो वाई के जोशी साहब कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने 2 लड़कों को बुलाया, 2 ऑफिसर को बुलाया और 2 ऑफिसर थे संजीव जामाल साहब और विक्रम बत्रा साहब। दोनों की उम्र उस समय 24, 25 साल। ये फोटो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, फोटो दिखाई दे रही है आपको, विक्रम बत्रा साहब की, जामाल साहब की, संजीव साहब की। इनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि सुबह होने के पहले कैसे भी करके आपको 5140 पर कब्जा करना है। अब सवाल आता है कि रात को ऑपरेशन क्यों चालू किया गया? ये जो ऑपरेशन रात को इस तरह से शुरू किया गया, दिन में अगर कोई भी पहाड़ी पर चढ़ेगा तो ऊपर बैठा हुआ इंसान इनको देख लेगा, जो दुश्मन ऊपर बैठा है। और दिन में ऑपरेशन करने का मतलब है कि सीधे सीधे इट्स इक्वल टू सुसाइड। और रात को ये ऑपरेशन करना इस कारण से अच्छा था कि रात को देखना मुश्किल होता है। हालांकि दुश्मन बहुत चालाक था, दुश्मन बार बार ऊपर फायर करके लाइट से देख रहा था कि कोई ऊपर चढ़ तो नहीं रहा है। अब कहानी ये हुई क्लियर कीजिए। अब कहानी ये हुई कि जब ये टारगेट दिया गया विक्रम बत्रा साहब को और संजीव साहब को, तो उनको जो जोशी साहब थे, जोशी साहब ने आदेश दिया कि आप इस पहाड़ी पर रात में ही चढ़ेंगे, सुबह चढ़ते होने के पहले आपको यहां पर कब्जा करना है। अब पूरी जब प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाई गई तो आपको पता है कि अगर दुश्मन वहां पर ऊंचाई पर हिल पर बैठा हुआ है और नीचे से कोई चढ़ाई करेगा तो रात को तो दिखेगा नहीं, लेकिन दुश्मन क्या कर रहा है, लाइट्स जला जला के, जो मशकरे होते हैं और जो गन्स होती है जो लाइट क्रिएट करती हैं, वो फोड़ फोड़ के वो देख रहा था कि चढ़ाई कोई ना करे। हिंदुस्तान की जो आर्मी थी, जो प्लान बनाने वाली थी, उन्होंने ये प्लान बनाया कि हम यहां से गन से आर्टिलरी फायर करेंगे और जब गन से आर्टिलरी फायर करेंगे तो दुश्मन यहां पर बिजी होगा, तब तक हमारे जवान ऊपर लगभग चढ़ चुके होंगे। आपको अगर थोड़ी भी जानकारी होगी तो ये पता होगा कि गन से जो आर्टिलरी फायर किया जाता है और जो
एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, टेक्निकल वर्ड है, वो टेक्निकल वर्ड हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए यहाँ पर, कुछ चीजें टेक्निकल होती हैं, बहुत ही सीक्रेट पॉइंट्स होते हैं, बहुत ही सीक्रेट बातें होती हैं, उनको मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहता। तो जो गन से आर्टिलरी फायर करते हैं उसमें ये होता है कि 400 मीटर के दायरे के आसपास कोई नहीं होना चाहिए, 400 मीटर के दायरे पर। लेकिन जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे और जो उस टाइम पे लेफ्टिनेंट थे और जो जामवाल साहब थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि 400 मीटर नहीं, हम 200 मीटर तक जाएंगे, तब ये गन से आर्टिलरी फायर बंद किया जाएगा, जो कि बहुत डेंजरस था। ऑफिशियली है कि 400 मीटर अंदर कोई है तो वहां पर फायर मत कीजिए, वो कभी भी किसी के ऊपर गिर सकता है और मर सकता है, इतने एरिया को कवर करता है वो। इन्होंने रिस्क लिया कि नहीं, हम 200 मीटर तक जब तक पहुंचेंगे तब तक आप इसको कंटिन्यू रखिएगा, जो कि ऑलरेडी रिस्की था, बहुत रिस्की था। जब हमारी गन से आर्टिलरी फायर स्टार्ट हुई, हमने तोप दागना शुरू कर दिया, तो दुश्मन को लगा कि ये तोप से लगता है लड़ाई कर रहे हैं, उन्होंने भी उसका जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। तब तक हमारे जवान धीरे धीरे आपका 5140 पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर गए, रात की बात है। देन उसके बाद में पाकिस्तान की जो दुश्मन थे उनको भी लगा कि यार जो आपका तोपों से और फायर किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने क्या किया कि उनको ये अंदाजा हो गया कि लगता है जो दुश्मन है वो हमें बहकाने की, हमारा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और जो हो सकता है इनके जवान जो है वो पहाड़ी में 5140 ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे जमीन के माध्यम से पैदल। उन्होंने जो बंदूक थी, गोलियां थी, उनका मुंह खोल दिया जवानों की तरफ, वहां पर गोली चलाना शुरू कर दिया। उनको पता चल गया था कि ऐसा लगभग हो रहा है। देन उसके बाद में पहले तो 400 मीटर है, उसको ऑलरेडी विक्रम बत्रा साहब, संजीव साहब ने 200 मीटर किया है, जो ऑलरेडी रिस्की है। अब जो बहुत ही खतरनाक डिसीजन था, जो इंस्टेंट लिया गया था, जो बहुत रिस्की था, 99% रिस्की था, वो ये था कि संजीव साहब ने और विक्रम बत्रा साहब ने वो पहाड़ी पे चढ़ते हुए डिसीजन लिया कि 200 मीटर नहीं, जब हम 100 मीटर पहुंचेंगे तब जाके आप तोप बंद कीजिएगा, गन की आर्टिलरी फायर बंद कीजिएगा। मतलब जो कुल मिलाकर आप बोल दीजिए कि लगभग नामुमकिन सा था, लेकिन वो जो साहस था विक्रम बत्रा साहब का और संजीव जामवाल साहब का, जो डिसीजन था बहुत स्ट्रांग था। और उनका कुल मिलाकर था कि हमको किसी भी कंडीशन में 5140 पर कब्जा करना है, क्योंकि 5140 पर कब्जा करने का मतलब है कि चीजें हमारे कंट्रोल में हो जाएंगी। 5140 बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो भी सुबह होने के पहले। रिस्क था, अधिकारी थे, अधिकारी ने आदेश दिया तो लोगों को मानना पड़ा। जब ये 100 मीटर के आसपास पहुंचे तब यहां से आपका मैसेज किया गया कि आप वहां से जो तोप से गोली दाग जा रहे हैं उसे बंद कीजिए। जैसे गोली बंद किया गया, बस हमारे जवानों ने मुंह खोला, बंदूकों का, राइफल्स का, जो भी लेकर गए थे हथियार, और दुश्मनों के 7 बंकर वहां पर बने हुए थे, सातों के सातों बंकर को तबाह कर दिया। देन उसके बाद में जब वहां पे पहुंचे, सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। यहां से उन्होंने, विक्रम बत्रा साहब ने, जो लेफ्टिनेंट थे उस समय, उन्होंने जोशी साहब को कॉल किया, जो भी माध्यम होता है कॉल करने का। और जोशी साहब ने कॉल उठाया तो विक्रम बत्रा साहब ने कहा कि ये दिल मांगे मोर, तो ये कोड था उनका, ये दिल मांगे मोर, मतलब भाई इतने में संतोष नहीं, अभी हमको और कब्जा करना है। जोशी साहब बहुत खुश हुए और तुरंत उनको भारत के जो जनरल थे मलिक साहब, उन्होंने कॉल किया और उन्हें बधाई दी इस ऑपरेशन के लिए। और ऑपरेशन की बधाई देने के बाद वहीं से उनका तुरंत प्रमोशन किया, लेफ्टिनेंट से उनको कैप्टन विक्रम बत्रा बनाया गया, कैप्टन विक्रम बत्रा हो गए। जीरो कैजुअलिटी हुई थी, जीरो कैजुअलिटी, जिसमें कहा जा रहा था कि 99% जो जवान जाएंगे 5140 में वो मारे जाएंगे। लेकिन कमाल की बात थी कि कमाल की लीडरशिप बोल दीजिए आप इसको, रिस्क लेने की कैपेसिटी बोल दीजिए, कि जीरो कैजुअलिटी, एक भी जवान की एक भी गोली नहीं लगी थी। बहुत बड़ी बात थी, पूरे देश में न्यूज फैल गई कि हमने 5140 पर कब्जा कर लिया है। यहां पर विक्रम बत्रा साहब के जो माता पिता थे, भाई थे, उनको ये बात पता चली, वो बहुत खुश भी हुए, लेकिन दुख था और डर था, एक दहशत थी अंदर से, बहुत नर्वस थे कि भाई बेटा गोलियों के बीच में लड़ रहा है। एक खुशी होती कि देश के लिए लड़ रहा है, लेकिन माँ बाप का दिल तो माँ बाप ही होते हैं, वो इमोशनल कॉर्नर तो होता ही है। उनको लग रहा था कि जो बेटा है वो गोलियों से खेल रहा है। 5140 पर कब्जा करने के बाद में बताते हैं उनके पिताजी बत्रा साहब की, विक्रम बत्रा साहब ने फोन किया, और फोन करने के बाद में उनको बताया कि ऑपरेशन जो 5140 सक्सेसफुल हुआ है और हमने 5140 पर कब्जा कर लिया है, चीजें हमारी कंट्रोल में आ गई हैं। जब तक 5140 और तोलुंग पहाड़ी कंट्रोल में नहीं थी तब तक लग रहा था कि हिंदुस्तान का पल्ला जो है बहुत ज्यादा डाउन है, लेकिन जब हमने तोलुंग पे और जो 5140 पर कब्जा कर लिया तब चीजें हमारे कंट्रोल में आ गई थी और चीजें पॉजिटिव हो गई थी। हिंदुस्तान के अंदर भी खुशियों की लहर थी, आर्मी के अंदर भी और बाकी जवानों के अंदर भी। तब उन्होंने पिताजी को कॉल किया, उन्होंने बताया, उसके बाद में सारे घर वालों का समाचार लिया, भाई का, सारे लोगों का, सभी का समाचार लिया। उसके बाद में विक्रम बत्रा साहब के पिताजी कहते हैं, एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने आज तक में, और वो कहते हैं कि जब वो सबके बारे में पूछ रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि शायद ये किसी खतरनाक मिशन में जा रहा है। जिस प्रकार से बातें कर रहा है, सबके बारे में पूछ रहा है, मुझे डर लग रहा था।
लेकिन पिताजी ने मोटिवेट किया और अब बोलिए कि नेक्स्ट क्या है, तो उन्होंने बताया कि भाई ये छोटा सा मिशन है, बहुत बड़ा नहीं है और हम जा रहे हैं, इसको भी फिनिश जल्दी करना है। और वो मिशन था मस्कोह मिशन। 4875 की पहाड़ी, बड़ी खतरनाक पहाड़ी 4875, जो कि लगभग 85 डिग्री खड़ी है। उस पर चढ़ने के लिए 85 डिग्री एंगल से चढ़ना पड़ता है। बर्फ भी जमी हुई है, साथ ही साथ ठंड का समय है और गर्मी का समय है, जिसमें एल्टीट्यूड के हिसाब से आप देखेंगे तो वहां पर पूरी की पूरी बर्फ जमी थी। ज्योग्राफी अगर थोड़ी भी आपको नॉलेज होगा तो एक एल्टीट्यूड कॉन्सेप्ट होता है, एक लैटिट्यूड होता है, एक एल्टीट्यूड होता है। तो अगर आपका लैटिट्यूड आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के भी आसपास है, लेकिन अगर एल्टीट्यूड हाई है तो वहां पर बर्फ जम जाती है, जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं। ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट होता है। तो वहां पर बर्फ भी जमी हुई है, अंधेरा है, दुश्मन चोटी पर बैठा है और ऐसी कंडीशन है चोटी पे कि अगर एक छोटा सा पत्थर भी उठाकर फेंक दे ऊपर से और नीचे किसी को लग जाएगा तो तुरंत स्पॉट में एक्सपायर हो जाएगा। अगर बड़ा पत्थर उठा के फेंक दे तो कम से कम 4 से 5 जवान तुरंत कैजुअलिटी हो जाएगी, 4-5 जवान शहीद हो जाएंगे। इतना खतरनाक ऑपरेशन था, मस्कोह मिशन था। हमने तोरलिन पर कब्जा कर लिया था, हमने 5140 पर कब्जा कर लिया था, हमने द्रास घाटी पर, द्रास पर भी हमने कब्जा कर लिया था। अब हमारा नंबर था 4875 का। 4875 पे जो ऑपरेशन चालू हुआ तो पूरा प्लानिंग के साथ में स्ट्रेटजी की गई, ऊपर चढ़ा गया। ऊपर चढ़ने के बाद में कैप्टन विक्रम बत्रा साहब के साथ में एक जवान थे जिनका नाम था रघुनाथ सिंह साहब। रघुनाथ सिंह साहब एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो आगे थे और पीछे विक्रम बत्रा साहब थे, तो इनके दोनों के बीच में लगभग 1 मीटर का अंतर था। तो विक्रम बत्रा साहब ने बोला कि रघुनाथ बाबू आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे भी हैं? बोले हाँ साहब। बोला पीछे आ जाओ, मैं आगे आता हूं। विक्रम बत्रा साहब आगे हो गए और अपना जो हथियार थे उससे उन्होंने गोलीबारी कर रहे थे। तभी एक गोली विक्रम बत्रा साहब के आके छाती पर लग जाती है। उसके बावजूद भी विक्रम बत्रा साहब रुकते नहीं हैं, वो लगातार फायरिंग कर रहे थे। वहां से दुश्मन भी जवाबी कार्रवाई कर रहा था और एक और गोली विक्रम बत्रा साहब को लगती है और हंसता खेलता चेहरा, जो देश भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, भारत माता के लिए कुछ भी करने को तैयार था, जुनून इस कदर का कि आप सोचिए मत, दुश्मन भी उनसे थर्राते थे। एक स्टोरी है कि जब वो 5140 पर जा रहे थे तो वहां पे एक पाकिस्तान आर्मी का एक जो अधिकारी था, उसने वहां से ऊपर से आवाज लगाई कि शेरशाह तू आ गया है, अच्छा हुआ तू आ गया, अब लाशों को गिनने के लिए तैयार रहना, कितनी लाशें बिछेंगी। तो विक्रम बत्रा साहब ने नीचे से कहा था कि जो भी नाम था कि मैं हिंदुस्तान की लाशों की गिनने के लिए नहीं, मैं पाकिस्तान के जितना मारने वाले हैं उनको लाशों को गिनने के लिए आया हूं। इस लेवल का कॉन्फिडेंस था विक्रम बत्रा साहब का। दिन उसके बाद में विक्रम बत्रा साहब गोली लगती है और वहीं पर वो शहीद हो जाते हैं। दिन उसके बाद उनके जो जवान थे बहुत ज्यादा नाराज, जिसको गुस्सा बोलते हैं, और टूट पड़ते हैं उस बंकरों के ऊपर और फाइनली सारे के सारे बंकर खत्म करते हैं और जो हमारी 4875 चोटी है उस पर भारतीय जवान कब्जा कर लेते हैं। जो अफसर थे वो इस बात के लिए खुश थे कि हमने 4875 पे कब्जा कर लिया, लेकिन एक दुख था कि हमने अपना जाबाज ऑफिसर विक्रम बत्रा साहब को खो दिया। यहीं पर एक विक्रम बत्रा साहब की एक लव स्टोरी भी आती है। एक राइटर है गौरव सावंत, एक पत्रकार है, और जो राइटर है उनकी किताब का नाम मैं आपको बता देता हूं। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है डेडलाइन कारगिल। उन्होंने उसमें लिखा है कि वो कारगिल को कवर कर रहे थे तो बुधवार को शाम को 7 बजे विक्रम बत्रा साहब अपनी प्रेमिका को कॉल किया करते थे। हालांकि विक्रम बत्रा साहब के जो भाई हैं उन्होंने उस लड़की का नाम भी मेंशन किया, लेकिन मैं यहां पर नहीं लेना चाहता क्योंकि थोड़ा कुछ चीजें पर्सनल होती हैं तो पर्सनल रहने दी जाए। तो बताते हैं कि वो हमेशा बुधवार को शाम को 7 बजे कॉल किया करते थे, लेकिन उस दिन बुधवार था, शाम को 7 बजने वाले थे, लेकिन वो थोड़ा सा मायूस थे। तो गौरव सावंत साहब ने पूछा क्या हो गया, तो उन्हें पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि ये मेरे पास सैटेलाइट फोन है, इससे कॉल कर लीजिए। और विक्रम बत्रा साहब बहुत खुश हो गए, बहुत हैप्पी हो गए, उन्होंने कॉल किया और बात भी की। एक कमाल की बात है, फाइनली विक्रम बत्रा साहब शहीद हो गए। और जो विक्रम बत्रा साहब की माँ है कमल बत्रा जी, वो उन्होंने आज तक दिए इंटरव्यू में बताया है कि अभी भी उस लड़की ने शादी नहीं की है। वो जो लड़की है, जो विक्रम बत्रा साहब की दोस्त बोल दीजिए और जो भी आप बोल सकते हैं, वो उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। तो कमाल की लव स्टोरी भी थी। आप इस लेवल का डेडिकेशन आजकल देखने को कहाँ मिलता है। तो ये है पूरी विक्रम बत्रा साहब की कहानी। और एक लड़का, पालमपुर के छोटे से गांव का एक लड़का, और कमाल का अधिकारी, कमाल का ऑफिसर, कमाल का जुनून, कमाल की देशभक्ति, और भारत माता के लिए उसने क्या नहीं किया और हंसते हंसते प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उस टाइम के तत्कालीन जनरल वीपी मलिक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर ये लड़का जीवित रहता और शहीद ना होता तो आने वाले समय में 101% ये लड़का भारत की सेना का प्रमुख होता। इस लेवल का कॉन्फिडेंस था। आपको पता है कि जब 4875 की चोटी पर चढ़ रहे थे, तो जब ये ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे थे, तब उस टाइम पे बत्रा साहब को बुखार था,
104 डिग्री बुखार था। तो उनके जोशी साहब जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने मना कर दिया था कि विक्रम तुम नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा फीवर है। लेकिन जब विक्रम बत्रा साहब ने जिद की उसके बावजूद भी जोशी साहब नहीं माने। जब कहते हैं कि जोशी साहब जब बाहर आए तो जो बाकी के ग्रुप थे जवानों के उनमें बड़ी निराशा दिखाई दे रही थी, बहुत दुखी थे, बहुत सैड थे। तो जोशी साहब ने गुस्से में बोला हाँ ठीक है जाओ चलो जो करना है करो कोई दिक्कत नहीं, ऑल द बेस्ट, लेकिन तबियत का ध्यान रखना। तो कहते हैं कि सारे जवान चिल्ला उठे थे, चीख उठे थे खुशी के मारे, सारे के सारे जितने जवान थे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये थे विक्रम बत्रा साहब, ऐसे ग्रेट लीडर। यही कहानी विक्रम बत्रा साहब की, और मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए विक्रम बत्रा साहब के बारे में। और बस इतने ही है, ये है देशभक्ति, ये है उनका जुनून। अपना ध्यान रखिए। वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को ये जो विक्रम बत्रा साहब की कहानी है अगर आप चाहें अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं तो वीडियो शेयर कर दीजिए। फेसबुक में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, जहां जहां हो पॉसिबल हो पाए वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, लव यू ऑल।